बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है हॉट स्पॉट हिस्सा 2। लॉर्ड नामेरी हॉटफील्ड का चेयरमैन, जिसने अपनी ज़ाती रहायशगाह को भी हर लिहाज से नाकाबिले तस्हीर बना रखा था। लॉर्ड नामेरी, जिसकी रहायशगाह में इमरान और उसके साथियों को अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इंतहाई खौफनाक जदोजहद करना पड़ी। लॉर्ड नामेरी, इमरान और उसके साथियों के दरमियान इंतहाई हौलनाक टकराव, अंजाम क्या हुआ? मादाम यूशी, लॉर्ड नामेरी की अकलौती लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी और इमरान ने उसे अपना साथी बना लिया, क्या वाकई मादाम यूशी मुसलमान हो चुकी थी? या मादाम यूशी, जिसने इमरान और उसके साथियों के खिलाफ एक ऐसी भयानक साजिश की कि इमरान और उसके साथी यकीनी मौत का शिकार हो गए। हॉट स्पॉट, वो जगह जहां दरअसल हॉट फील्ड का हेडक्वार्टर था। कि इमरान हॉट स्पॉट को तलाश करने में कामयाब हो गया या नाकामी और मौत उसका मुकद्दर ठहरी? लम्हा ब लम्हा बदलते खूनी वाक़यात, तेज़ तरीन एक्शन, असाब को चढ़ाने वाला सस्पेंस। तो पेश खिदमत है हॉट स्पॉट हिस्सा 2। लॉर्ड अपने कमरे में बैठा टीवी स्क्रीन पर चलने वाली एक एडवेंचर फिल्म देखने में मसरूफ़ था। ये उसकी हॉबी थी कि वो दुनिया भर में तैयार होने वाली एडवेंचर फिल्में खरीदता और उन्हें बार बार देखता रहता था। एडवेंचर फिल्में उसे इस हद तक पसंद थीं कि वो फिल्म देखते हुए मामूली सी डिस्टर्बेंस भी बर्दाश्त ना कर सकता था। इस वक्त भी वो फिल्म देखने में मसरूफ़ था कि अचानक कमरे में सीटी की तेज़ आवाज़ गूंज उठी और लॉर्ड ये आवाज़ सुनते ही बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। सीटी की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों तक तो लॉर्ड इस तरह मुंह उठाए बैठा रहा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना रहा हो कि वो वाकई सीटी की आवाज़ सुन रहा है। दूसरे लम्हे वो बिजली की तेज़ी से कुर्सी से उठा और दौड़ता हुआ एक साइड में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे के साथ दीवार में लगे हुए स्विच पैनल पर एक बटन दबाया तो सीटी की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। फिर दरवाज़ा खोलकर वो एक दूसरे कमरे में आया। फिर कमरे की शुमारी दीवार की जड़ में एक मखसूस जगह पर उसने पैर मारा तो दीवार दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम होकर सिमट गई और एक लम्हा पहले जहां स्पॉट दीवार थी वहां एक हला नजर आ रहा था। दूसरी तरफ सीढ़ियां थी जो नीचे जा रही थी। लॉर्ड इंतहाई तेज रफ्तारी से सीढ़ियां उतरता हुआ एक बड़े कमरे में पहुंच गया जहां चारों तरफ दीवारों के साथ अजीबोगरीब मशीनें नस्ब थीं। दरमियान में शफाफ शीशे का बना हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मुस्ततील शक्ल की मशीन एक लंबी सी मेज़ पर रखी हुई थी। मेज़ के सामने कुर्सी थी। लॉर्ड इसी कुर्सी पर बैठा और बड़े बेचैन से अंदाज में उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन करने शुरू कर दिए। मशीन में से हल्की हल्की साइन की आवाज़ें निकलने लगीं और उस पर मुख्तलिफ छोटे बड़े बल्ब जलने बुझने लगे और डायलों पर मौजूद सुइयां भी हरकत में आ गई। इसके साथ एक बड़ी सी स्क्रीन भी एक चमाके से रोशन हो गई। लॉर्ड ने एक बटन दबाया तो स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये मंजर किसी जंगल का था। लॉर्ड ने उस बटन के ऊपर लगी हुई नाव को तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो नाव को घुमाता जा रहा था इस तरह जंगल के मनाजर तब्दील होते जा रहे थे। फिर अचानक वो रुक गया। इस पर जो मंजर उभरा था इसमें 4 अफराद जिनमें 2 द्यू हैकल हबशी और 2 एक्रीमी थी, हाथों में मशीन गने संभाले बड़े मुहतात अंदाज में जंगल में चल रहे थे। वो बड़े मुहतात अंदाज में चल रहे थे। उन्हें देखकर लॉर्ड के होंठों से सीटी जैसी आवाज़ निकली। ये कौन लोग हो सकते हैं और यहाँ क्यों आए हैं? लॉर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने तेज़ी से मशीन के एक दूसरे हिस्से पर मौजूद कई बटन एक के बाद दीगरे दबाए और फिर एक बड़े से सुर्ख बटन पर हाथ रखकर वो बैठ गया। स्क्रीन पर अब जैसे जैसे ये लोग चल रहे थे वैसे ही मनाजर खुद ब खुद बदलते चले जा रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर एक सुर्ख रंग की लाइन ऊपर से नीचे नजर आने लगी और ये चारों अफराद कदम बढ़ाते सुर्ख लाइन की तरफ ही बढ़े चले जा रहे थे और चंद लम्हों बाद वो सुर्ख लाइन को क्रॉस कर गए। जैसे ही इन सब ने सुर्ख लाइन क्रॉस की, लॉर्ड ने वो सुर्ख बटन जिस पर वो काफ़ी देर से उंगली रखे बैठा था एक झटके से प्रेस कर दिया और दूसरे लम्हे उसने स्क्रीन पर इन चारों अफराद को इस तरह फिजा में चलते और हाथ पैर मारते देखा जैसे किसी नादीदा जाल में जकड़े हुए फिजा में उठे हुए हों और अपना तवाज़ुन दुरुस्त करने के लिए हाथ पैर मार रहे हों। लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। फिर वो सब एक एक करके ज़मीन पर गिरे और साकत हो गए। लॉर्ड चंद लम्हों तक उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने तेज़ी से मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर अब मंजर साकत हो चुका था जिस पर जंगल के अंदर वो चारों अफराद टेढ़े मेढ़े अंदाज में ज़मीन पर साकत पड़े हुए नजर आ रहे थे। लॉर्ड ने एक साइड पर लगा हुआ माइक उतारा और मशीन के एक और हिस्से पर मौजूद बटन दबाकर उसने माइक के साथ लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबा दिया। ये लॉर्ड एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। सेक्शन 1 में 4 अफराद टीटी का शिकार हुए पड़े हैं, उन्हें जलाकर गोलियों से भून डालो, फिर उनकी लाशें बर्की भट्टी में डालकर जला दो। लॉर्ड ने तेज़ लहजे में कहा। ये लॉर्ड दूसरी तरफ से वही मशीनी आवाज़ सुनाई दी और लॉर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। फिर वो कुर्सी से उठा और इस शफाफ शीशे वाले कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक ठटक गया। उसने सीढ़ियां उतरकर यूशी को नीचे आते देखा था। वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर जोश के आसार नुमाया थे। हैरी डैडी, आज आप यहाँ ऑपरेशन रूम में, मुझे रेड लाइट कॉशन मिला तो मैं फ़ौरन यहाँ आ गई। यूशी ने सीढ़ियां उतरकर हॉल में दाखिल होते हुए कहा। 4 आदमी जंगल में घुसे थे, उन्हें ख़त्म करना आया था। सेक्शन 1 में रेड गैस अटैक की वजह से तुम्हारे कमरे में क्वेश्चन हुआ होगा। लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 आदमी कौन थे वो? यूशी ने चौंक कर कहा। कोई शिकारी आए होंगे, अक्सर आते रहते हैं। लॉर्ड ने बेनियाजाना लहजे में कहा। इनमें 2 हैकल हबशी तो ना थे? यूशी ने पूछा तो लॉर्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लॉर्ड के चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। अब बताएं तो सही। यूशी ने कहा। हाँ, 2 हैकल हबशी और 2 एक्रीमी थे। क्यों? लॉर्ड ने इसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। तो फिर यकीनन ये इमरान और उसके साथी होंगे। यूशी ने जवाब दिया तो लॉर्ड इस तरह उछला कि अगर वो फ़ौरन ही अपने आप को ना संभाल लेता तो यकीनन अदम तवाज़ुन की वजह से फर्श पर जा गिरता। क्या क्या कह रही हो तुम? इमरान और उसके साथी, मगर वो तो इस कोठी में ख़त्म हो चुके हैं। क्या तुम्हें दिन में भी ख्वाब नजर आने लगे हैं? लॉर्ड ने इस बार इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा।
आप तो आर्थर की रिपोर्ट सुनकर मुतमईन हो गए हैं। मैं भी वक्त तौर पर ज़रूर मुतमईन हो गई थी, लेकिन जब मैं दोबारा सोने लगी तो इस इमरान की तस्वीर बार बार मेरी नज़रों के सामने आती रही। मैंने उसकी फाइल जिसमें उसकी तस्वीर थी जला दी और फिर सो गई। लेकिन फिर मैंने ख्वाब में देखा कि इमरान ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो आप और मुझे भी बस करके हमारे सामने खड़ा कह कहे लगा रहा है। नींद से बेदार होने के बाद को मुझे ये मालूम हो गया कि मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मुझे उसकी मौत पर यकीन न आ रहा था। चुनांचे मैंने पुलिस चीफ को फ़ोन करके एक सहाफ़ी के तौर पर लाड की कॉलोनी की कोठी की तबाही की रिपोर्ट तलब की, तो मुझे पता चला कि कोठी के मलबे से ना ही कोई लाश मिली है और ना ही किसी इंसानी अज़ा का कोई हिस्सा। पुलिस के मुताबिक कोठी खाली थी। इस पर मैं मज़ीद परेशान हुई और फिर मैंने आर्थर को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि आर्थर अपने साथियों के साथ किसी पार्टी से मिलने के लिए अचानक और खिलाफ मामूल अपनी रहायशगाह पर गया है। मैंने उसकी रहायशगाह का नंबर लेकर वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ से जब किसी ने फ़ोन ना उठाया तो मैंने दोबारा आर्थर की बार में फ़ोन किया और उसके असिस्टेंट को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन जाकर आर्थर की रहायशगाह को चेक करे और वहाँ से मुझे फ़ोन करके रिपोर्ट दे कि वहाँ से फ़ोन क्यों नहीं अटेंड किया जा रहा। फिर जब वहाँ से आर्थर के असिस्टेंट अलेक्जेंडर की कॉल आई तो पता चला कि वहाँ आर्थर और उसके तीनों साथी की लाशें पड़ी हैं और तीनों मुलाजमों को बेहोश करके बांध कर डाला गया है। अलेक्जेंडर ने आर्थर के हाथ मुलाजिम मगासों को होश दिलाया। तब तफसील मालूम हुई कि दो एक्रीमी, एक मुकामी आदमी और दो हैकल हबशी गेट पर पहुंचे। उनके कॉल बेल बजाने पर मगासो बाहर आ गया तो एक एक्रीमी ने बताया कि वो लाट है और आर्थर की बार में जाना उसके वकार के खिलाफ है, इसलिए वो यहाँ आर्थर की वापसी का इंतजार करेगा। मगासो ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दी। फिर अचानक मगासो के सर पर ज़रब लगाकर उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब उसे होश आया तो उसे पकड़कर ड्राइंग रूम में ले जाया गया जहां आर्थर मौजूद था। आर्थर ने उसे हुक्म दिया कि उनके आदमियों के साथ जाकर स्पेशल सेफ से $10 लाख निकाल कर उनके हवाले कर दो। उसने ऐसा ही किया, लेकिन फिर उसे बेहोश कर दिया गया और अब उसे होश आया गया है तो अलेक्जेंडर उसके सामने है। फिर मगासो के साथ जाकर अलेक्जेंडर ने आर्थर का स्पेशल सेफ चेक किया। उसकी मशीन भी टूटी पड़ी थी और सेफ में मौजूद तमाम दौलत जो अलेक्जेंडर के मुताबिक लाखों डॉलर थे गायब थे और आर्थर जिस कार समेत कोठी में गया था वो कार भी मौजूद नहीं थी। इस रिपोर्ट के मिलने पर मैं समझ गई कि ये यकीनन इमरान और उसके साथी होंगे। उन्होंने आर्थर की कोठी को तबाह करते चेक कर लिया, फिर उसे इंतकाम लेकर उसे हलाक किया और उसकी दौलत भी लूट ली। उसके बाद ये बात यकीनी थी कि वो यहाँ आएंगे क्योंकि लामहला आर्थर से उन्हें मालूम हो गया होगा कि कोठी की तबाही का हुक्म उसे आपने दिया है। इसलिए अब जबकि आपने 4 अफराद के ग्रुप का कहा तो मेरे जहन में इमरान और उसके साथी ही हैं और दो हैकल हबशी चूँकि इनके ग्रुप की महसूस निशानी है, इसलिए मैंने पूछा था। ऋषि ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन आर्थर की कोठी में तो 5 अफराद थे, तुम बता रही हो, लेकिन ये तो 4 हैं और कहीं एक आदमी बाहर न रह गया हो। मैं मालूम करता हूँ, लाड ने कहा और तेजी से वापस इस शफाफ कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से मशीन के एक हिस्से के कई बटन दबाए और माइक उतारकर उसका सिलसिला ऑन कर दिया। ये लाड दूसरी तरफ से वही मशीनी आवाज़ सुनाई दी। इन 4 अफराद का क्या हुआ जिन्हें सेक्शन 1 में टीटी से शिकार किया गया था? लाड ने तेज लहजे में कहा, हुक्म की तामील की जा चुकी है। लाड दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, गुड वाइट राउंड मशीन ऑन करके सेक्शन के बैरूनी हिस्से को चेक करो, अगर इनका कोई साथी बाहर हो तो उसे भी गोलियों से उड़ा दो। लाड ने तेज लहजे में कहा। यस लॉर्ड दूसरी तरफ से कहा गया और लाड ने ओके कहकर मशीन ऑफ कर दी। बहरहाल वो जो कोई भी थे अब खत्म हो चुके हैं। वैसे मुझे हैरत है कि ये इमरान आखिर किस मट्टी का बना हुआ है। लाड ने शफाफ शीशे वाले कमरे से बाहर निकलते हुए यूशी से मुखातिब होकर कहा और यूशी बेइख्तियार हंस पड़ी। अगर वाकई उसने अब हयात पी रखा हो तो फिर आपके ऑपरेशनल सेक्शन की रिपोर्ट भी गलत होगी। यूशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बेहोश अफराद पर गोलियां चलाने से कोई इन्हें रोक सकता है। लाड ने हंसते हुए कहा और वो इस तरह बातें करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो जैसे ही इस कमरे में पहुंचे अचानक कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे लाड और यूशी दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे सूरज ऐन इनकी खोपड़ी के अंदर तुलू हो गया हो। क्या तुम? लाड के मुंह से बेइख्तियार निकला। इसके साथ ही लाड के जहन हर किस्म के एहसास से आरी होता चला गया। लोगासा को उसके घर पर छोड़कर इमरान ने कार मोड़ी। फिर वो साउथ पेरिस मार्केट में पहुंच गए जिसे यहाँ लकी मार्केट कहा जाता था। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी जो सब की सब दुनिया भर में मिलने वाली हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ से भरी हुई थी। ज़्यादातर सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का था और इसके बाद असलहा का नंबर था। जो दफ़र जमाना कार में रुकेंगे, टाइगर मेरे साथ जाएगा, इमरान ने पार्किंग में कार रुकते हुए कहा। फिर वो कार से नीचे उतर आया। फ्रंट सीट पर बैठा हुआ टाइगर भी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। और टाइगर यकीनन इस लाड ने अपने इस जंगल में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हिफाजती इक़दाम कर रखे होंगे। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की नई ईजाद 00 मिल जाए तो फिर काम बन जाएगा, इमरान ने कहा। 00 वो क्या होता है? टाइगर ने हैरान होकर कहा। 00 एक ऐसी मशीन का नाम है जो अपनी तवानाई से चलती है और इसमें 9 दरियाफ्तशुदा रेस जिन्हें सामोथ्रेस कहा जाता है, इस कोड का नाम ST है, पहली बार इस्तेमाल की गई हैं। सामोथ्रेस रेस के बारे में तुमने पढ़ा होगा, इसलिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने एक दुकान में दाखिल होते हुए कहा। मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान के चेहरे पर एक लहत इंतहाई नागवारी के तासुरात उभर आए। इसका मतलब है कि तुम सर तपार ज़ेर ज़मीन दुनिया में गर्क हो चुके हो और मुताले नहीं किया करते, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। कोशिश तो करता हूँ बॉस, लेकिन इस ज़ेर ज़मीन दुनिया में चक्कर ही ऐसा चल जाता है कि मुताले की फुर्सत नहीं मिलती, टाइगर ने इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा। बाद में बात करेंगे, इमरान ने इसी तरह नाखुशगवार लहजे में कहा और एक तरफ बने हुए बड़े से काउंटर पर खड़े सेल्समैन की तरफ बढ़ गया। क्या आपके पास नो ईजाद शुदा इलेक्ट्रॉनिक मशीन 00 भी होगी? इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। 00 नहीं साहब, सेल्समैन ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। यहाँ दुकान में तो बेशुमार नई से नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। यहाँ उसका कोई ग्राहक नहीं है जनाब, और वो महंगी भी है, इसलिए हम नहीं रखते, सेल्समैन ने जवाब दिया। कैसे हो सकता है कि आप खुद मार्केट से मालूम कर लें, अगर वो कहीं दस्तियाब हो तो आप हमें मंगवा दें, इसकी कीमत और आपका कमीशन दोनों ही आपको मिल जाएगा, इमरान ने कहा। मैं मालूम करता हूँ आपको किस रेंज की मशीन चाहिए, सेल्समैन ने कहा। जितनी बड़ी से बड़ी रेंज की मिल सके, मेरा ख्याल है अभी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर की रेंज की मशीन आई है, इमरान ने जवाब दिया।
आप इधर रेस्ट रूम में तशरीफ़ रखें, मैं मालूम करता हूँ, सेल्समैन ने कहा। और इमरान और टाइगर एक साइड पर बने हुए बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए, जहाँ सोफ़े मौजूद थे ताकि शॉपिंग करने के लिए आने वाले अगर थक जाएँ तो वहाँ आराम कर सकें। सुनो टाइगर, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ज़हनी शदीद कुफ़्फ़त हुई है कि तुम मुताला नहीं करते। अगर आइंदा तुमने ये जवाब दिया तो जानते हो क्या होगा। इमरान ने सोफ़े पर बैठे हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ बॉस, आइंदा आपको शिकायत ना होगी। टाइगर ने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में कहा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है टाइगर, इस बात को जहन में बिठा लो, क्योंकि मेरे पास कभी दूसरी वार्निंग की गुंजाइश नहीं हुआ करती। दूसरी बार जो शख्स मुझे शिकायत का मौका दे तो फिर वो दूसरा सांस नहीं लिया करता। इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा और टाइगर ने इंतहाई शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती वही सेल्समैन अंदर दाखिल हुआ। जनाब, मार्केट में एक 00 मशीन दस्तियाब है, लेकिन इसकी रेंज बेहद कम है, सिर्फ 100 यार्ड्स। सेल्समैन ने कहा। सारी मार्केट चेक कर ली है आपने? इमरान ने पूछा। यस सर, सेल्समैन ने जवाब दिया। ओके, वही मंगवा लीजिए, इमरान ने जवाब दिया। उसकी कीमत $1,00,000 है जनाब। सेल्समैन ने कहा। कोई बात नहीं, आप मंगवा लें, पेमेंट हो जाएगी, इमरान ने कहा। और सेल्समैन सर हिलाता हुआ वापस चला गया। जाकर कार से रकम लेकर आओ, इमरान ने सेल्समैन के वापस जाते ही टाइगर से कहा। और टाइगर उठ खड़ा हुआ। $1,00,000 लेकर आने हैं या? टाइगर ने पूछा। नहीं, सारी रकम लेकर आओ, कुछ ज़रूरी असलहा भी खरीदना है, इमरान ने कहा। और टाइगर सर हिलाता हुआ रेस्ट रूम से बाहर चला गया। आइए जनाब, मशीन आ गई है। थोड़ी देर बाद सेल्समैन ने रेस्ट रूम में आकर कहा। और इमरान उठकर उसके साथ काउंटर पर चला गया। उस लम्हे सेल्समैन ने नीचे से एक सिगरेट केस जितना गत्ते का कार्टन उठाकर काउंटर पर रख दिया। मशीन इस कार्टन में बंद थी। कार्टन पर सिर्फ 2 बड़े बड़े ज़ीरो छपे हुए थे। इमरान ने डब्बा उठाकर उसे गौर से देखा। मशीन क्रीम केक कंपनी की बनी हुई थी। इमरान ने डिब्बा खोला, इसमें मौजूद सियाह रंग का छोटा सा सिगरेट केस जितना मगर पतला सा बॉक्स उठाया। उसे उलट पलट कर देखने के बाद उसने एक तरफ रखा, फिर कार्टन के अंदर मौजूद कागज़ निकालकर उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन और कागज़ को दोबारा कार्टन में रखते हुए कहा। रकम दे दो, इमरान ने टाइगर से कहा। और टाइगर ने हाथ में पकड़ा हुआ बैग काउंटर पर रखा और उसे खोलकर उसमें मौजूद बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ निकालकर उसने सेल्समैन की तरफ बढ़ा दी। सेल्समैन ने एक एक गड्डी को गौर से देखा, फिर सारी गड्डियाँ उठाकर वो एक तरफ लगी हुई मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने इसका एक खाना खोलकर सारी गड्डियाँ उसके अंदर डाली और एक बटन दबा दिया। मशीन पर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर 1,00,000 का हिंसा और ओके के अल्फाज आ गए। तो सेल्समैन ने मशीन ऑफ कर दी। मशीन ऑफ होते ही एक चिट बाहर आ गई। सेल्समैन ने वो चिट उठाई और लाकर इमरान को दे दी। आपको बेहद शुक्रिया जनाब, और कोई खिदमत हो तो बताएं, सेल्समैन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। कुछ खास असलहा भी लेना था, इमरान ने कहा। और मिल जाएगा, आप लिस्ट दे दें, सेल्समैन ने चौंक कर कहा। कागज़ दे दीजिए, इमरान ने कहा। और सेल्समैन ने एक पैड उठाकर इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने उस पर लिस्ट बनाई और सेल्समैन की तरफ बढ़ा दी। जी 10 मिनट लगेंगे, सेल्समैन ने लिस्ट लेते हुए कहा। तुम लेकर आ जाना, इमरान ने टाइगर से कहा। फिर मशीन का कार्टून उठाया, वो वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो कार में पहुंच गया। जोसेफ और जवाना मौजूद थे। इमरान ने कार में बैठकर 00 मशीन कार्टन से बाहर निकाली और फिर उसकी साइड पर लगे हुए 2 छोटे छोटे बटन ऑन कर दिए। बटन ऑन होते ही मशीन की एक साइड पर सुर्ख का नुकता जाल उठा। इमरान ने मशीन को साइड सीट पर रख दिया और टाइगर की वापसी का इंतजार करने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उसने वो की तरफ बैठी जोसेफ और जवाना की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने साइड सीट पर पड़ी हुई 00 मशीन उठाई तो वह सुर्ख का नुकता अब सब रंग में तब्दील हो चुका था। इमरान ने मुस्कुराते हुए मशीन को कार के ऊपर रखा और फिर इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन इग्निशन में चाबी घूमने के बावजूद इंजन की हल्की सी आवाज़ भी ना सुनाई दी। यूँ लगता था जैसे कार में सिरे से इंजन ही ना हो। ये क्या हुआ, कार को साथ बैठे हुए टाइगर ने हैरान होकर कहा। फिर इमरान ने मुस्कुराते हुए 00 उठाई, उसके बटन ऑफ किए और उसे जेब में रख लिया। 00 हो गया था इंजन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस बार जब उसने चाबी घुमाई तो इंजन बगैर किसी तवक्कुफ के स्टार्ट हो गया। कमाल है, इसका मतलब है ये मशीनरी को भी मअतल कर देती है, टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हर किस्म की मशीनरी को, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। बस मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि इस पसमानदा मुल्क में इस कदर बड़ी और शानदार दुकानें क्यों बनी हुई हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल में हर वो चीज़ मिल जाती है जो शायद एक्रीमिया में भी ना मिल सकती हो, टाइगर ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। यहाँ खरीदारी वाला खाता तो सिर्फ हुकूमत को दिखाने के लिए होता है। असल में यहाँ से माल पूरे बड़े आज़म अफ्रीका में स्मगल किया जाता है। यहाँ चूँकि ड्यूटी वगैरह का चक्कर नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ ले आओ इसे स्मगलिंग नहीं कहा जाता। यही वजह है कि साल्सबेरी में इस वक्त स्मगलिंग के माल का सबसे अड्डा बड़ा बन चुका है। अब ये मशीन शायद हमें क्रीमा में भी मुश्किल से मिलती, क्योंकि वहाँ इसको रखना जुर्म समझा जाता है, लेकिन यहाँ देखो आम सी दुकान से मिल गई है। गो इसकी रेंज बेहद कम है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि हम 4 अफराद के गिरते कैसे हिफाजती होल कायम हो जाएगा जिस पर दुनिया की कोई रेज असर ना कर सकेगी। और 100 गज की रेंज में हर किस्म की मशीनरी ऑफ हो जाएगी, इमरान ने कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद जब वो फ्यूना पहुंचे तो एक छोटा सा कस्बा था। तो शाम के साए काफ़ी गहरे पड़ चुके थे। इमरान ने वहाँ से लाड की रहायश के बारे में मालूमात हासिल की और फिर वो इन मालूमात के मुताबिक आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उनका वास्ता एक 4 दीवारी से पड़ गया। 4 दीवारी काफ़ी ऊंची थी, उस पर हारदार तारें लगी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ दीवार ही दीवार और उसके अंदर घना जंगल ही नजर आ रहा था, लेकिन कोई गेट या दरवाज़ा नहीं था। दीवार के बाहर भी जंगल ही था, लेकिन ये जंगल इस कदर घना नहीं था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इमरान ने कार रोकी और फिर वो सब नीचे उतर आए। इमरान ने गौर से दीवार के ऊपर मौजूद हारदार तारों को देखना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही उसकी नज़रें इन हारदार तारों के दरमियान एक स्याही माइल तार पर पड़ी तो बेख्तियार उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। असलहा वाला थैला निकालो, अब हमने दीवार फांद कर अंदर जाना है, इमरान ने कहा। जोसेफ ने थैला बाहर निकाला तो इमरान ने इसमें मौजूद एक रिमोट कंट्रोल आला निकालकर हाथ में ले लिया और बाकी असलहा जो बेहोश कर देने वाली गैस गनों और इंतहाई जदीद किस्म की मशीन गन और मशीन पिस्टल्स और इंतहाई ताकतवर बमों पर मुश्तमिल था, उसने सब में तकसीम कर दिया। थैले में एक जदीद अंदाज की नायलॉन की बनी हुई रस्सी भी मौजूद थी जो पैक थी। इमरान ने उसे खोला
फिर उसे खोलकर उसने इसके एक सिरे पर लगे हुए फौलादी आंकड़े के बाजों को मखसूस अंदाज में सेट किया, फिर जवाना की तरफ बढ़ा दिया। लो इसे अंदर की तरफ फेंको, इमरान ने कहा और जोसेफ ने इसका दूसरा सिरा पकड़कर आंकड़े वाला सिरा उसने घुमाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया। चंद लम्हों बाद आंकड़ा दूसरी तरफ दीवार में फंस चुका था और जवाना ने झटका देकर सीढ़ी की मजबूती का अंदाजा लगाया। अब क्या करना है मास्टर? जवाना ने कहा। चलो तुम ही बिस्मिल्लाह कर दो, इमरान ने कहा और जवाना सर हिलाता हुआ सीढ़ी की मदद से दीवार के ऊपर वाले सिरे पर पहुंचा और फिर हारदार से पैर बचाकर उसने अंदर छलांग लगा दी। फिर एक एक करके सब अंदर पहुंच गए तो आखिर में इमरान सीढ़ी की मदद से अंदर कूद गया। अंदर भी दूर तक फैला हुआ जंगल नजर आ रहा था। चूंकि शाम गहरी हो रही थी इसलिए जंगल में तारीकी थी। इमरान ने जेब से 00 निकालकर उसे ऑन किया, फिर उसे दोबारा जेब में डालकर उसने रिमोट कंट्रोल नुमा आला हाथ में ले लिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बास क्या 00 की मौजूदगी में ये आला काम करेगा? टाइगर ने कहा। हाँ, इसके अंदर की तमाम मशीनरी प्लास्टिक की बनी हुई है, धात इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए एसटी रेज इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वैसे भी ये सिर्फ रेस का क्वेश्चनर है, मतलब है कि 20 गज दूर से ये किसी किस्म की रेस को डिटेक्ट करके क्वेश्चन दे देता है और बस। इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो सब तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। अचानक इमरान के हाथ में पकड़े हुए आले पर एक छोटा सा नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान ने उस पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो नुक्ता बुझ गया। हमें चेक किया जा रहा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने कदम ना रोके थे। फिर अचानक इमरान के हाथ में मौजूद आले से सीढ़ी की आवाज़ निकलने लगी और इमरान चौंक पड़ा। सुनो, मुहतात हो जाओ, 20 गज दूर थी एक्स रेज का दायरा मौजूद है, इसके बाद शायद हम पर अटैक किया जाए, इसलिए जैसे ही मुंह से लफ्ज़ ऑफ निकालो तुम सब ने इस तरह हवा में उछलकर और हाथ पैर मारते हुए नीचे गिरकर साकत होना है, जैसे किसी रेज अटैक की वजह से तुम बेहोश हो गई हो। इमरान ने जोसेफ जवान और टाइगर से मुखातिब होकर कहा। ये पास टाइगर ने कहा। इमरान ने ये बात चलते चलते कही थी। वो रुके न थे। फिर कुछ देर चलने के बाद अचानक इमरान के हाथ में पकड़े हुए आले पर नीले रंग का नुक्ता जाल उठा तो इमरान ने बटन प्रेस कर दिया और आले को जेब में रखकर उसने जोर से ऑफ का लफ्ज़ कहा और दूसरे लम्हे इमरान समेत उसके सारे साथी फिजा में उछलकर बुरी तरह हवा में हाथ पैर मारते हुए नीचे घास पर गिरे और साकत हो गए। इन सब ने वाकई इंतहाई खूबसूरत अदाकारी की थी। इमरान इस अंदाज में लेटा हुआ था कि उसकी नज़रें सामने देख रही थी और थोड़ी देर बाद उसने एक जीप को दूर से दरख्तों के दरमियान दौड़कर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था। होशियार, हमने इस जीप में मौजूद एक आदमी को जिंदा पकड़ना है, बाकियों को मशीन पिस्टल से उड़ा देना। मशीन पिस्टल हाथ में ले लो, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने जल्दी से हाथ मोड़कर उसे जेब में डाला और मशीन पिस्टल निकाल लिया। साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल इमरान के साथ साथ सबके हाथों में नजर आने लग गए थे, लेकिन लंबी घास की वजह से वो दूर से नजर ना आ सकते थे। जीप उनसे तकरीबन 100 गज दूर रुक गई। फिर जीप में से 3 अफराद बाहर कूदे। इनमें से 2 के कांधों से मशीन गनें लटकी हुई थी, जबकि एक खाली हाथ था। इन 2 ने तो कांधों से मशीन गनें उतारी, जबकि तीसरा वैसे ही खाली हाथ आगे बढ़ता रहा। इमरान ने जब देखा कि जीप में और कोई आदमी नहीं है तो उसने मशीन पिस्टल वाला हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही दोनों की चीखें फिजा में गूंजी और मशीन गन बरदार चीखते हुए उछलकर पुश्त के बाल नीचे गिरे। खबरदार, हाथ उठा दो, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और उसके उठते ही इमरान के साथी भी उठकर खड़े हो गए। वो आदमी जो हाली हाथ हैरत से बुत बना खड़ा था, उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात थे। तुम बेहोश नहीं हुए? टीटी रेस के बावजूद इमरान और उसके साथियों के करीब पहुंचते ही उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, टीटी रेस अब बेअसर हो चुकी है, मिस्टर ज़माना इन टीटी रेस से बहुत आगे निकल चुका है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने होंठ बेचते हुए कहा। इसके कोट को कड़ी लगा दो, इमरान ने कहा और जवाना ने झपट कर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से एक झटके से उसका कोट अकब से काफ़ी नीचे कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने इस पर सर्द लहजे में पूछा। मेरा नाम रिचर्ड है। रिचर्ड, मगर तुम तो टीटी रेस से बेहोश हो चुके थे। फिर रिचर्ड की ज़हनी हालत अभी तक दुरुस्त नहीं हुई थी। शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि टीटी रेस फायर होने के बावजूद कोई आदमी खुद बहुत होश में आ सकता है, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर 2 फुट दूर घास में जा गिरा। इमरान ने एक लहत उसके गाल पर थप्पड़ जुड़ दिया था। अब तुम्हारी हैरत दूर हो गई होगी, इसे उठाकर खड़ा कर दो, इमरान ने कराते हुए कहा और जवाना ने एक बार फिर रुकर उसे गर्दन से पकड़ा और खड़ा कर दिया। कहाँ है लाड? ना मेरी जल्दी बताओ वरना की हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। लाड तो स्पेशल विंग में होते हैं, रिचर्ड ने खौफजदा से लहजे में हकलाते हुए कहा। कहाँ है वो स्पेशल विंग? तफसील से बताओ और किस तरह इसमें दाखिल हुआ जा सकता है? इमरान ने कहा। इसमें तो लाड की मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। इसका कोई दरवाज़ा नहीं है, स्पॉट दीवार है, रेड ब्लॉक, जिसे दीवार एटम बम से भी तोड़ा नहीं जा सकता, रिचर्ड ने जवाब दिया। चलो बिठाओ इसे जीप में, इमरान ने कहा और खुद जीप की तरफ बढ़ गया। जवाना ने उससे बाजू से पकड़ा और 4 लम्हों बाद वो सब जीप में सवार हो चुके थे। बोलो किधर है स्पेशल विंग, वरना एक लम्हे में खोपड़ी में गोली उतार दूंगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। सीधे चलो, 1 किलोमीटर के बाद रहायश का आएगी, उसके बाएं तरफ स्पेशल विंग है और दाएं तरफ ओपन विंग, रिचर्ड ने जवाब दिया। और इमरान ने जीप स्टार्ट की, फिर उसे मोड़कर उसने पूरी रफ्तार से इसे दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के अंदर एक अजीम-ओ-शान इमारत नजर आने लग गई, जिसके गिर्द वाकई ऊंची दीवार थी और दीवार भी रेड ब्लॉक्स की बनी हुई थी और फिर करीब पहुंचने पर बाएं तरफ दीवार में खला नजर आ रहा था, जबकि दाएं हाथ पर स्पॉट दीवार थी। जब लाड कोई दरवाज़ा नमूदार करना चाहता है तो कहाँ होता है ये नमूदार? इमरान ने कहा। वो जहाँ दीवार में सुर्ख रंग का चौकट्टा बना हुआ है, लेकिन ये अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं, रिचर्ड ने जवाब दिया। इमरान ने जीप इस तरफ को बढ़ा दी। 4 लम्हों बाद जीप दीवार पर बने हुए इस चौकट्टे के सामने पहुंचकर रुक गई और इमरान उछलकर नीचे उतरा और उसने जेब में हाथ डालकर वो 00 बॉक्स निकाला। फिर जैसे ही वो हिस्सा दीवार के करीब गया, अचानक गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ दीवार का वो हिस्सा दरमियान से सिमट कर साइडों में गायब हो गया। वहाँ एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। इसकी गर्दन तोड़कर फेंक दो, सब आ जाओ, इमरान ने मुड़कर कहा
और दूसरे लम्हे रिचर्ड के हलक से गोटी गोटी चीख निकली। फिर उसकी लाश उठाकर जीप से नीचे फेंक दी गई। इसके साथ ही सारे साथी नीचे उतर आए। रिचर्ड का हाथ जवाना ने उसकी गर्दन तोड़कर किया था। इस हालात से गुजरकर वो दूसरी तरफ पहुंचे तो एक राहदारी दूर तक जाती हुई दिखाई दी। राहदारी हाली पड़ी हुई थी, वहाँ कोई आदमी नहीं था। वो सब हाथों में मशीन पिस्टल्स पकड़े आगे बढ़ते चले गए। फिर जैसे ही वो तकरीबन इस हालात से 100 गज दूर पहुंचे, उनके कम में गड़गड़ाहट सुनाई दी और इसके साथ ही दीवार बहुत बराबर हो गई। राहदारी आगे जाकर मुड़ी और फिर एक कमरे का दरवाजा इमरान को नजर आ गया। इमरान ने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर झांका। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि कमरे की एक दीवार में बना हुआ खला नजर आ रहा था और इस खला की दूसरी तरफ से बातें करने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इमरान ने जल्दी से मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया और सब साथियों को खामोश रहने का कहा। खामोश रहो लड़की, वरना एक लम्हे में गोलियों से छलनी कर दूंगा। इमरान का लहजे बेपनाह सर्द हो गया और यूशी होंठ बेचकर खामोश हो गई। टाइगर बाथरूम से पानी का जग भर कर ले आया। जैसे ही बूढ़े की हलक में पानी उंडेला गया और मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, बूढ़ा कराहता हुआ होश में आ गया। टाइगर, तुम इस हालात से गुजरकर सीढ़ियों उतर कर देखो कि नीचे क्या है, वरना जोसेफ और जवाना तुम बाकी इमारत को चेक करो। जो कोई भी नजर आए उसे गोलियों से उड़ा दो। इमरान ने साथियों को हदायत देते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ तेजी से हला की तरफ बढ़ गया, जबकि जोसेफ और जवाना बेटी किसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम अंदर कैसे आ गए? अंदर तो किसी की रोबी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती और तुम्हें तो टीटी से बेहोश कर दिया गया था और गोलियों से छलनी कर दिया गया था। फिर तुम जिंदा कैसे हो गए? बूढ़ा इंतहाई हैरत की वजह से बोखलाहट बड़े अंदाज में बोला चला जा रहा था। तुम्हारा नाम लॉर्ड नावेरी है और तुम हॉटफील्ड के एजेंट हो। क्या होता है तुम्हारा हॉटफील्ड में? इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। हॉटफील्ड? कौन हॉटफील्ड? मैं तो किसी हॉटफील्ड को नहीं जानता। बूढ़े ने इस पर कदरे संभले हुए लहजे में कहा। तुम तुम्हारा को भी ना जानते होगे और ना ही आर्थर को, क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने तंदिया लहजे में कहा। वारक आर्थर? हाँ मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरे मातहत थे, लेकिन मैं किसी हॉटफील्ड को नहीं जानता। बूढ़े ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बास नीचे एक बड़ा हॉल है जो मुकम्मल तौर पर मशीन रूम है। इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी है। टाइगर ने हला से बाहर आते हुए कहा। इन दोनों का ख्याल रखना, अगर ये कोई भी गलत हरकत करें तो मेरी तरफ से इजाज़त है, बिला किसी तकल्लुफ़ के गोलियों से उड़ा देना। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और तेज से कदम उठाता वो हला की तरफ बढ़ता चला गया। हला की दूसरी तरफ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। सीढ़ियों उतरकर जब वो एक बड़े हॉल में पहुंचा तो वहाँ मौजूद मशीनरी देखकर उसे खुद भी बेहद हैरत हुई। उसने करीब से मशीनरी को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो शफाफ शीशे वाले कमरे में दाखिल हुए और उसने कुर्सी पर बैठकर ऑपरेटिंग मशीन को चेक करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो उसे गौर से देखता रहा। फिर वोट नहीं लगा था कि अगले मशीन के एक साइड पर चंद बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और मशीन के शीशे से एक मशीनी सी आवाज़ उपड़ी। हेलो लॉर्ड, ऑपरेशनल हेड कॉलिंग यू। मशीनी आवाज़ मुसलसल कॉल दिए चले जा रही थी। इमरान ने गौर से शीशे को देखा। फिर साइड हुक से लटका हुआ माइक उतारकर उसने एक बटन प्रेस किया और फिर माइक की साइड से लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। लॉर्ड अटेंडिंग यू। इमरान के मुंह से लॉर्ड से आवाज़ निकली। कौन हो तुम? लॉर्ड नहीं हो, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से इसी मशीनी आवाज़ में कहा गया और इसके साथ ही मशीन के कोने में सुरंग का खाना रोशन हो गया। इमरान ने खाने के रोशन होते ही बिजली किसी तेजी से उठकर छलांग लगाई और तकरीबन उड़ता हुआ शफाफ शीशे वाले कमरे के अंदरूनी कोने में जा खड़ा हुआ और वो वाकई बाल बाल बचा था। इस सुरखाने से निकलने वाली सुरशाह ने इस कुर्सी को, जिस पर एक लम्हा पहले इमरान मौजूद था, इस तरह जलाकर राख कर दिया था जैसे किसी ने लोहे की इस कुर्सी को किसी दहकती हुई बड़ी सी भट्टी में डाल दिया हो। अगर इमरान को छलांग लगाने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो यकीनन इमरान कभी ही हशर होता। दूसरे लम्हे उसने मशीन के शीशे का खाना सुर्ख होते देखा, जिस शीशे की तरफ इमरान मौजूद था और इमरान एक हाथ फिजा में उछला और मशीन के ऊपर से होता हुआ मशीन के एक भी कोने में जा खड़ा हुआ। उस लम्हे कड़ा की तेज़ आवाज़ों के साथ कमरे का वो हिस्सा जहाँ एक लम्हा पहले इमरान मौजूद था में लगे हुए शीशों की कुर्सियाँ उड़ गईं। इमरान ने बिजली किसी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला। दूसरे लम्हे उसने मशीन पर फायर खोल दिया। गोलियां तरतराहट के साथ मशीन में घुसती चली गई। मशीन में से तेज सीटी की आवाज़ निकलने लग गई और इमरान ने एक बार फिर जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो इस कमरे से बाहर जा खड़ा हुआ था। इसी लम्हे उसने हॉल में मौजूद मशीनरी को खुद बहुत जिंदा होते देखा था। वो वाकई इस तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा जैसे मुहावरे में सर पर पैर रखकर दौड़ना कहते हैं, लेकिन अभी वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा ही था कि अगला सीढ़ियों के ऊपर मौजूद हलाहत बहुत बंद हो गया और इसके साथ इमरान ने कोने में पड़े हुए एक बड़े से ड्रम के पीछे छलांग लगा दी। लेकिन अभी वो ड्रम के कम में पहुंचा ही था कि एक मशीन में से सुरखान की लहर निकलकर इस ड्रम पर पड़ी और फौलाद का बना हुआ ये ड्रम पिघलकर पानी की तरफ फर्श पर बहने लग गया। इमरान को भी यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे जलती आग के अलाव में फेंक दिया हो। ड्रम के पिघलते ही इमरान ने एक बार फिर छलांग लगाई। वो फिजा में किसी परिंदे की तरह उठता चला गया। उसी लम्हे सुरखान की शुआ उसके पेट के नीचे से निकल गई और इमरान को एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ जैसे इंतहाई गर्म हवा उसके पेट से छूती हुई निकल गई हो, मगर दूसरे लम्हे उसके पैर मशीन के ऊपर वाली सतह पर लगे। इसके साथ ही उसने एक बार फिर जंप लगा लिया और काफ़ी ऊपर मौजूद एक रोशनदान में लगी हुई सलाहों पर उसका हाथ पड़ गया। दूसरे लम्हे वो सलाह से लटका हुआ था, लेकिन उसके जिस्म मशीन के बिल्कुल ऊपर था और बाकी मशीनें साइडों पर थी और अलबत्ता सामने वाले रुख पर मौजूद मशीनें उसके बिल्कुल सामने थी। इमरान ने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल सीधा किया। फिर तरतराहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही एक के बाद दिगरे 4 मशीनों पर गोलियां बरसने लगी। खौफनाक धमाके हुए और चारों मशीनों के पुर्जे फिजा में बिखरते चले गए। उस लम्हे इमरान ने एक और हैरत अंगेज़ मंजर देखा। साइड पर मौजूद एक मशीन बिजली किसी तेज़ी से खिसकती हुई आगे की तरफ बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ट्रॉली पर चल रही हो। फिर वो तेज़ी से मुड़ी और उसका रुख इमरान की तरफ हो गया, मगर उसके मुड़ते ही इमरान ने फायर खोल दिया और इस तरह मशीन के भी पुरहचे उड़ गए। मगर उसी लम्हे दूसरी मशीन भी इसी तरह हरकत में आ गई। ये तो मुकम्मल वंडरलैंड बना हुआ है। अब तो पिस्टल में भी मैगजीन खत्म होने वाला होगा और मशीनें भी गई हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी तेज़ नज़रें मशीन की हरकत के साथ साथ पूरे हॉल का भी जायजा ले रही थी। फिर उसकी नज़रें कोने में छत की तरफ जाते हुए काफ़ी बड़े पाइप पर जम गई। ये पाइप इस टाइप का था जिसमें से बिजली की तारों के गुच्छे गुजारे जाते हैं। मशीन की हरकत अब रुक चुकी थी और वो मुड़ने ही वाली थी।
इसलिए इमरान ने अपनी तवज्जो इसी तरफ कर दी। फिर जैसे ही मशीन ज़रा सा मुड़ी से पहले कि इमरान इस पर फायर खोलता, मशीन में से सुरसुआ निकली और इमरान ने पलक झपकने में हाथ छोड़ा। उसका जिस्म एक धमाके से नीचे मौजूद मशीन के ऊपर गिरा। दूसरे लम्हे इमरान ने जंप लगाया। वो हवा में उड़ता हुआ सीढ़ियों के साथ जा खड़ा हुआ। मशीन ने इस दौरान 2 फायर कर दिए थे, एक इस रोशनदान पर और दूसरा इस मशीन के ऊपर वाली सतह पर जिस पर इमरान आकर गिरा था। दोनों बार ही इमरान बस अपनी फुर्ती की वजह से बाल बाल बच गया था। लेकिन अब जिस जगह इमरान पहुंचा था वहां फायर करने के लिए मशीन को घूमना पड़ता था। मशीन घूम रही थी। इमरान ने जंप लगाया और उड़ता हुआ सीढ़ियों की दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ था ताकि मशीन को फायर करने के लिए पूरी तरह घूमना पड़े। इस तरह उसे चंद लम्हे मिल सकते थे। फिर उसने मशीन पिस्टल का रुख इस पाइप की तरफ किया और ट्रैगर दबा दी। गोलियां तवातर से इस पाइप पर पड़ी और दूसरे लम्हे इस जगह से आग के शोले और चिंगारियां निकली। इसके साथ ही घूमती हुई मशीन न सिर्फ साकत हो गई बल्कि उसके तमाम बल्ब भी बुझ गए। बाकी मशीनें भी अब साकत हो चुकी थीं। कमरे में जलने वाली लाइट भी बुझ गई थी। अब कमरे में सिर्फ इन तारों के गुच्छों से निकलने वाले शोले और चिंगारियों की रोशनियां ही नजर आ रही थी। इमरान ने इत्मीनान के एक तवील सांस लिया। इस पर वो वाकई बुरी तरह फंस गया था और उसके ख्याल के मुताबिक शायद इस पर किस्मत की यावरी की वजह से वो जिंदा बच गया था, वरना उसके जिंदा बच जाने का चांस न होने के बराबर थे। वो तेजी से उछलकर सीढ़ियों पर आया और ऊपर चढ़ता चला गया। एक बार फिर ऊपर वाला हला खुल चुका था। जैसे ही तारों के गुच्छे को आग लगी थी, न सिर्फ मशीनें साकत हो गई थीं बल्कि सीढ़ियों के ऊपर खुद बंद हो जाने वाला हला भी दोबारा नमूदार हो गया था। शायद पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया था। इमरान इस हला से बाहर निकला। वहाँ इसके साथी भी मौजूद थे और लाड और उसकी बेटी यूशी अब कालीन पर बैठ चुकी थी। आपने बहुत देर लगा दी थी बास और हल्ला बंद हो गया था, फिर खुल गया था। टाइगर ने कहा, मैं ज़रा मशीनों की तफसीली चेकिंग कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने जोसेफ और जवाना की तरफ देखा। इस पूरे हिस्से में और कोई आदमी नहीं है, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इन दोनों को लेकर किसी ऐसे कमरे में चलो जहाँ इत्मीनान से बैठकर उनसे गुफ्तगू हो सके, इमरान ने कहा और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो जोसेफ की रहनुमाई में एक बड़े कमरे में पहुंच गए जिसे सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। इमरान के कहने पर लाड और यूशी को 2 कुर्सियों पर बैठा दिया गया। इमरान ने जेब में हाथ डाला और वो 00 बॉक्स बाहर निकाल लिया। उसे अचानक ख्याल आया था कि उसकी जेब में तो 00 मौजूद था। फिर ये मशीनें किस तरह ऑन हुई और किस तरह उन पर रेज फायर होते रहे। उन्हें तो ST रेज की वजह से ऑफ हो जाना चाहिए था। यकीनन वो इस सारे अरसे में उसे यकसर भूल गया था। लेकिन जैसे ही उसने जेब से 00 बाहर निकाला, उसके मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। 00 ऑफ था। उसके कोने में चमकता हुआ सब्ज बल्ब बुझा हुआ था। उसके दोनों बटन प्रेस किए लेकिन ना ही सुर्ख बल्ब जला और ना सब्ज, और इमरान ने होन बेचते ही उसे वापस जेब में डाल लिया। वो समझ गया था कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। हालांकि उसने कंपनी की स्लिप में पढ़ा था कि उसमें एटॉमिक बैटरी है जो साल हर साल तक काम दे सकती है, लेकिन साल हर साल के बजाय ये बैटरी सिर्फ चंद घंटे ही चल सकी थी। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो ये बैटरी इस कदर कमज़ोर थी कि ज़्यादा अरसे तक चल ही नहीं सकती थी, या फिर रेड ब्लॉक दीवार में दरवाज़ा खुलवाने की वजह से उसकी सारी ताकत एकदम हर्ष हो गई, इसलिए वो ख़त्म हो गई। बहरहाल वजह जो भी हो, अब ये बेकार हो चुकी थी। वैसे इमरान अपने मुकद्दर पर अब बहुत ही हैरान रह गया था। अगर उसे 00 का ख्याल वहाँ मशीन रूम में पहुँचते ही आ जाता तो वो यकीनन मुतमईन हो जाता कि ऑपरेशनल मशीन के सुरहाने से निकलने वाली शुआ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वह इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा रहता, जिसका नतीजा जाहिर है यही निकलता कि वो भी कुर्सी के साथ इराक का ढेर बन चुका होता। शायद कुदरत की तरफ से उसकी मदद इस तरह की गई थी कि उसके जहन से इस मशीन का ख्याल अक्सर गायब कर दिया गया था। वाकई मशीनों पर भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है, ये किसी भी वक्त जवाब दे सकती हैं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बास, किन मशीनों की बात कर रहे हैं आप? टाइगर ने चौंक कर पूछा और इमरान ने उसे मशीन रूम में होने वाले वाकयात मुख्तसर तौर पर बता दी और साथ ही 00 के अचानक बेकार हो जाने की वजूहात भी बता दी। तो तुम S1 के हमलों से बच निकले और तुमने सर्किट ऑफ कर दिया। ओ वेरी बैड, तुम तो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा खतरनाक हो। लेकिन एक बात बता दूं, अब तुम किसी सूरत भी समारोह से बाहर निकलकर जिंदा सलामत नहीं रह सकते। ये सिर्फ मेरी ज़ात है जो तुम्हें बचा सकती है। अगर तुम हम बाप बेटी को कुछ ना कहो तो मेरा वादा है कि मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा सलामत जंगल से बाहर पहुँचवा दूंगा। लाड ने जुबान खोलते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मुझे जानती है, किस तरह जानती है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने मुझे देखते ही मेरा नाम लिया है। इससे जाहिर होता है कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बेटी मुझसे बाखबर है। अगर मैं इस रेड ब्लॉक दीवार में हला पैदा करके अंदर आ सकता हूँ तो यहाँ से बाहर जाना और जिंदा सलामत जाना भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है। और ये भी बता दो कि मुझे मालूम है कि तुम हॉट फील्ड के एजेंट हो। पहले भी नाडा के कैसे लाड से मैं निमट चुका हूँ जो नाडा और अक्रीमा के लिए हॉट फील्ड का एजेंट है। और चूँकि मुझे ये भी मालूम है कि हॉट फील्ड की लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर मालागोसी में है और मालागोसी यहाँ से बेहद नज़दीक है, इसलिए तुम्हारी अहमियत यकीनन हॉट फील्ड में काम एजेंट से बाहर हाल ज़्यादा होगी। इसलिए अब तुम मुझे हॉट फील्ड के हेडक्वार्टर और इस लेबॉर्ट्री के बारे में पूरी तफसीलात बताओगे। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, सुनो अली इमरान, मेरा बाप लाड वाकई एक एजेंट है। चूँकि ये बूढ़े हो चुके हैं इसलिए इन्हें सिर्फ निगरानी और कंट्रोल का काम सौंपा गया है। वारक और आर्थर के ग्रुप और इस जैसे कई ग्रुप यहाँ जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक में हॉट फील्ड के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ उनकी हद तक जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं जानती हूँ कि हॉट फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं वहाँ कभी गई नहीं, लेकिन हॉट फील्ड के हेडक्वार्टर का इंचार्ज कर्नल डार्सन मेरा दोस्त है। वो जब भी यहाँ आता है तो मेरे पास ही ठहरता है। उसने मुझे बताया है कि हेडक्वार्टर मालागोसी के शुमाली हिस्से में मौजूद इंतहाई खतरनाक तरीन जंगलों के अंदर है। अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे डैडी को कुछ ना कहोगे तो मैं सिलसिले में तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। यूशी ने अचानक बोलते हुए कहा। उसके लहजे में ऐसा ठहराव था जैसे वो जो कुछ कह रही है इंतहाई एतमाद के साथ कह रही है। तुम क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम हमें वहाँ तक पहुँचा सकती हो? इमरान ने पूछा। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे सामने कर्नल डार्सन से बात करके उसे इस बात पर आमादा कर सकती हूँ कि मैं अपने जान दोस्तों के साथ जंगलात में शिकार के लिए आ रही हूँ। वो हमारे लिए इंतजाम करेगा, वो यकीनन ऐसा करेगा। और मुझे मालूम है कि तुम जिस पाई के एजेंट हो बाकी काम तुम खुद कर लोगे। यूशी ने जवाब दिया। तुम मेरे मुतालिक कैसे जानती हो? इमरान ने होंठ जमाते हुए कहा।
नाडा के लार्ड ने तुम्हारे मुतालिक हेडक्वार्टर को इत्तला दे दी थी और उसने तुम्हें बाकिशिया में ख़त्म करने के ऑर्डर दे दिए थे। कर्नल डार्सन इन दिनों यहाँ आया हुआ था और उसे हेडक्वार्टर से हाथ में की इत्तला दे दी गई थी। मैं इस वक्त उसके पास थी। मेरे पूछने पर उसने तुम्हारे मुतालिक पूरी तफसील बता दी थी। इन दो को भी हैकर हबशियों के मुतालिक भी उसने मुझे बताया था। उनमें से एक जवाना है और दूसरा जोसेफ। उसने मुझे बताया था कि एक्रीमिया के एक इंतहाई खतरनाक तरीन मास्टर किलर्स का जवाना रुकन है, वो तुम्हारा मुलाजिम होगा। इस तरह उसने जोसेफ के मुतालिक भी बताया था। इसके साथ उसने डैडी को यह भी कह दिया था कि वो पूरी तरह चौकन्ना रहें। उसका ख्याल था कि यकीनन बाकिशिया सीक्रेट सर्विस जो उसके नुक्ते नज़र से इंतहाई खतरनाक तरीन तंजीम हो जिसके लिए तुम काम करते हो, तुम्हारे इंतकाम लेने के लिए हॉटफील्ड के खिलाफ काम करेगी। इसीलिए हो सकता है कि वो किसी तरह ये मालूम कर लेंगे कि हॉटफील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। उसका ख्याल था कि अगर ऐसा हो गया तो यकीनन जोसेफ और जवाना को साथ ले आएंगे, क्योंकि जंगलों में दोनों आदमी उनके लिए बेहद कारआमद साबित हो सकते हैं और अपने आका के इंतकाम के लिए वो भी बेचैन होंगे। चुनांचे यही दो आदमी ही निशाने चेक हो सकते हैं। इसीलिए डैडी को पूरे बरआज़म अफ्रीका में चौकन्ना रहने का कहा गया था। फिर जवाना का फ़ोटो भी हमें मुहैया कर दिया गया। डैडी ने ये फ़ोटो पूरे बरआज़म में अपने तमाम एजेंटों तक पहुंचा दिया था। फिर वारक ने इत्तला दी कि जवाना और जोसेफ को यहाँ जिम्बाब्वे के एक होटल में देखा गया है। इस पर डैडी ने उनकी हलाकत का हुक्म दे दिया। इसके बाद के हालात तुम्हें मालूम हैं, लेकिन ये बता दो कि जब तुम वारक के अड्डे पर और उससे और उसके साथियों को हला करके निकल गए तो डैडी ने खुफिया मशीन के जरिए वहाँ से लिंक किया। इस अड्डे में इंतहाई जदीद किस्म के कैमरे नस्ब हैं जो वहाँ की फिल्म उतारते हैं और वहाँ पैदा होने वाली हर आवाज़ भी रिकॉर्ड की जाती है। ये सिस्टम तमाम अड्डों में है और वहाँ के इंचार्जों को इनका इल्म नहीं है, लेकिन डैडी यहाँ बैठे बनने वाली फिल्म और टेप यहाँ मंगवा लेते हैं। फिर तुम्हारी असल शक्ल सामने आ गई। इस तरह हम समझ के कि हेडक्वार्टर को मिलने वाली तुम्हारी हलाकत की रिपोर्ट गलत है और तुम जिंदा हो। फिर आर्थर ने टैक्सी की वजह से तुम्हारा कोई निकाला और इस कोठी को बमों से उड़ा दिया गया और डैडी मुतमईन हो गए कि तुम हलाक हो गए हो। लेकिन फिर अचानक डैडी को क्वेश्चन मिला कि कुछ अफराद हमारे जंगल के हदूद में दाखिल हुए हैं। चुनांचे डैडी यहाँ मशीन रूम में पहुंचे। उन्होंने मशीन पर तुम्हें चेक किया और किसी रेस फायर की मदद से तुम्हें बेहोश कर दिया और दूसरे हिस्से में मौजूद मशीनी रोबोट को हुक्म दिया कि तुम्हें गोलियों से उड़ाकर तुम्हारी लाश चैम्बर की भट्टी में डाल दी जाए। मैं जब यहाँ मशीन रूम में पहुंची तो डैडी ये हुक्म दे चुके थे। मैं समझ गई कि आर्थर ने रिपोर्ट भी गलत दी थी और ये लोग तुम ही हो सकते हो। चुनांचे मैंने तुम्हारी फिल्म देखी और दो एक्रीमियों के साथ दो कुवी हैकल हबशियों को देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन चूंकि रिपोर्ट को हुक्म दिया जा चुका था और अब उसे वापस ना लिया जा सकता था, इसलिए मैं खामोश हो गई। फिर हम वापस आ रहे थे कि अचानक तुम आ धमकी, इसलिए मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारा नाम ले दिया था। यह है सारी हकीकत। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो मुझे और डैडी को हलाक कर दो, चाहो तो हमें छोड़ दो। मैं इसके बदले अपने ज़मीर की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारे सच्चे दिल से मदद करूँगी। यूशी ने उसी तरह ठहरे हुए लहजे में बात करते हुए कहा। ये कर्नल डार्सन कौन है? इसका पूरा हदूद अरबा बताओ। इमरान ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। कर्नल डार्सन इसराइली यहूदी है। क्रीमी और इसराइल की खुफिया एजेंसियों में तवील अरसे तक खिदमत सर अंजाम दे चुका है। उसकी इन्हीं खसूसियात की वजह से उसे हेडक्वार्टर का इंचार्ज बनाया गया है, मादाम यूशी ने कहा। इसके साथ उसने हुलिया भी बता दिया। हुलिया के मुताबिक कर्नल डार्सन अधेड़ उम्र आदमी था और हुलिया सुनकर इमरान को याद आ गया कि कर्नल डार्सन से वो एक बार टकरा भी चुका है। वो इसराइल की रेड आर्मी के पहले सरबराह कर्नल हैमरह के साथ था। इस वक्त शायद वो कैप्टन था। गो बाद में भी इमरान इसराइल में रेड आर्मी से टकराता रहा, लेकिन कर्नल डार्सन फिर नजर ना आया था। शायद वो एक्रीम में शिफ्ट हो गया था। बहरहाल अब उसे याद आ गया था कि ये शख्स कौन है। तुम अपने कॉल के मुताबिक कर्नल डार्सन की दोस्त हो, उसके बावजूद तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। गया तुम उसकी वजाहत कर सकती हो? इमरान ने कहा। हाँ कर सकती हूँ। जिस किस्म की दोस्ती का ख्याल तुम्हारे जहन में है, मेरी दोस्ती इस किस्म की नहीं है। कर्नल डार्सन का बचपन डैडी के पास गुजरा है। उसका बाप डैडी का मुलाजिम था। हम इस वक्त एक्रीमिया में रहते थे। कर्नल डार्सन हमारी हवेली में ही पैदा हुआ, लेकिन वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा है। मैं उसे अंकल नहीं कह सकती क्योंकि वो हमारा मुलाजिम रहा है, इसलिए मैं उसे फ्रेंड कहती हूँ। और दूसरी वजह यह है कि जो मैं तुम्हें लहदगी में बता सकती हूँ। यूशी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और यूशी को साथ लेकर वो सिटिंग रूम से बाहर आ गया। आप बताओ क्या बात है जो तुम अपने डैडी के सामने ना बताना चाहते थे? इमरान ने एक साइड पर उसे ले जाकर कहा। तुम यकीन करो या ना करो, मैं आज से 2 साल कबल मुसलमान हो चुकी हूँ, यूशी ने कहा। और इसके साथ उसने बाकायदा कलमा तैयबा पढ़कर सुना दिया और इमरान उसकी ज़ुबान से कलमा सुनकर हैरान रह गया। तुम चाहो तो जिम्बाब्वे के एक मुसलमान आलिम दीन सोकोटा से इसकी तस्दीक कर सकते हो। मोहतरम सोकोटा जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम है। उन्होंने बाकायदा तबलीगी जमात भी बनाई हुई है जिसका नाम फलाह है और मैं इसकी मेंबर भी हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि डैडी इंतहाई कट्टर और मोतसिब यहूदी हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैं उनके सामने ये बात नहीं कर सकती, वरना वो यकीनन गम से ही हलाक हो जाएंगे और इस तरह मेरी ज़मीन पर सारी उम्र इस बात का बोझ रहेगा कि मेरी वजह से डैडी हलाक हुए हैं। मैं उनकी उतरती मौत तक ये बात सामने नहीं ला सकती। यही वजह है कि मुझे यहूदियों के लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर से कोई दिलचस्पी नहीं है, यूची ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब हम तुम्हारे डैडी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो यकीनन इसकी इत्तला हेडक्वार्टर को दे देंगे, इमरान ने कहा। तुमने जो कुछ बताया है, मेरा मतलब है इस मशीन रूम के सर्किट ऑफ करने के मुतालिक, तो अब तक तुम्हारे मुतालिक इत्तला हेडक्वार्टर पहुंच भी चुकी होगी। रोबोट मशीन को ये बात बाकायदा फीड शुदा है कि डैडी की रिहाइश गाह में अगर कोई खिलाफ मामूल बात हो तो हेडक्वार्टर को इसकी इत्तला दे दी जाए। लेकिन अब डैडी इत्तला देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूशी ने जवाब देते हुए कहा। ऐसी सूरत में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम हमारे साथ हो, जबकि थोड़ी देर पहले तुमने ये तजवीज़ पेश की थी कि तुम कर्नल डार्सन को कॉल करके उसे कहोगे कि तुम शिकार खेलने आना चाहती हो दोस्तों के साथ, इमरान ने कहा। और यूशी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी जहानत वाकई काबिल दात है। मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुई हूँ। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं तो 2 रोज़ पहले डैडी से मिलने आई थी। मैं शहर में रहती हूँ लहदा कोठी में अपने मुलाजमों के साथ और बाकायदा बिजनेस करती हूँ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वसी कारोबार है, लेकिन मैंने ये कारोबार ज़ाती नफ़े के लिए नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। डैडी की वसी जागीरें मेरे लिए काफ़ी हैं। ये कारोबार मैंने इस तंजीम फलाह की हाजिर किया हुआ है। इसका तमाम तर मुनाफा खुफिया तौर पर फलाह को मुंतकिल हो जाता है ताकि फलाह मुसलमानों के लिए भरपूर तरीके से काम कर सके। डैडी यहाँ अकेले रहते हैं क्योंकि वो अकेले रहने की आदी है। मैं कभी कभार उनसे मिलने आ जाती हूँ।
इसका इल्म कर्नल डार्सन को भी है। वो वहाँ कोठी पर आता है और फिर वहाँ से हम इकट्ठे डैडी के पास आ जाते हैं। यहाँ एक खुफिया रास्ता है जहाँ से मैं आती जाती हूँ और अब भी तुम्हें इस खुफिया रास्ते से ही निकाल कर ले जाऊँगी, वरना वाकई वो रोबोट मशीन किसी सूरत भी तुम्हें या तुम्हारे साथियों को जिंदा बाहर न जाने देगी। इसका कंट्रोलिंग सेक्शन वही मशीन रूम था जिसका सर्किट तुमने खत्म कर दिया है। अब यहाँ से भी उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यूशी ने जवाब दिया, ओके ठीक है, चलकर मेरे सामने कर्नल डार्सन को फ़ोन करो और उससे मालूम करो कि हमारे मुतालिक इस तक क्या मालूमात पहुँची हैं। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा।